एक माहिर चोर जिसे जेल से पैरोल पर निकले मुश्किल से 24 घंटे ही हुए थे, वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया क्योंकि उसके 3 नियम थे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, निर्दोषों को नहीं लूटना और कभी घाटा नहीं उठाना। और इस बार उसका निशाना था लास वेगास का विशाल कैसीनो। इसकी तिजोरी में 160 मिलियन की नकदी थी। इसलिए डैनी ने 11 विशेषज्ञों की टीम बनाई, जिसमें पोकर जीनियस, विस्फोटक विशेषज्ञ जे बख्तरा, मास्टर एक्रोबेट और कई और शामिल थे। और इतिहास की सबसे जटिल चोरी की योजना शुरू हुई, जबकि पूरा कैसीनो एक अभेद्य किला था। तिजोरी का पासवर्ड हर 2 घंटे में बदलता था, लेकिन डैनी को यकीन था कि कोई भी सुरक्षा अभेद्य नहीं हो और उसकी योजना हर मुश्किल को तोड़ दे। सबसे पहले शियाओ हेई ने देखा कि एक सुरक्षा गार्ड एक लड़की के बेहद करीब आ गया है। उसने लड़की को खरीद लिया और गार्ड का कार्ड चुरा लिया। फिर एक साथी ने लॉबी के कैमरे गुब्बारों से ढक दिए और जोरदार झगड़ा करके गार्ड का ध्यान भटका दी। और उसी समय हैकर मॉनिटर रूम में घुसकर निगरानी पर नियंत्रण कर लेता है। दूसरी ओर लाओ शिग्गू हथियार व्यापारी बनकर भारी दांव लगाने लगा है, जिससे डैनी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वह कहता है कि उसके पास बेहद महत्वपूर्ण सामान है जिसे वह तिजोरी में रखना चाहता है और डैनी मना नहीं कर सकता। इसीलिए वह खुद बॉक्स की जांच करती है, बिना जाने कि वे 4 रत्न असल में 4 बम हैं। लेकिन बम रखना ही काफी नहीं था। उन्हें सक्रिय करने के लिए लोगों को अंदर पहुंचाना जरूरी था और उधर क्वान माओ बम तैयार कर रहा था। तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी, लेकिन वह ऐसा काम कर रहा था। साफ सुथरे सफेद जंपसूट व आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ बैंक में घुसा, हाथ में 2 बड़े टॉर्च लिए हुए। उसने टॉर्च का एंगल बदला। कैमरों पर रोशनी डालते ही मॉनिटरिंग स्क्रीन तुरंत काले सफेद शोर में बदल गई। इसके बाद उसने बेहद पेशेवर तरीके से बैंक लूटना शुरू कर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी कार्रवाई के बाद एक भी लुटेरा पकड़ा नहीं गया और पुलिस को यह तक पता नहीं चला अपराधी थे कौन। उन्होंने लूट के लिए खिलौना बंदूकें इस्तेमाल की। ढेरों नकदी देखकर भी उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं हुई। एक और वॉल्ट में गए, बस एक नजर डाली और वापस मुड़ गए। उन्होंने सिर्फ 392 नंबर का लॉकर खोला, एक साधारण फाइल और कुछ छोटे काले बैग उठाए और तुरंत आगे बढ़ गए। उधर बाहर पूरा बैंक पुलिस ने घेर लिया था। थोड़ी देर बाद एक बंधक को बाहर भेजा गया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और गले में लोहे का डिब्बा लटक रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़कर हथकड़ी लगा दी, क्योंकि था कि शायद वह कोई लुटेरा ही ना हो। डिब्बा खोलकर देखा गया तो उसमें लुटेरों की मांगें लिखी थीं, 2 बसें और एक हवाई जहाज, वरना हर घंटे एक बंधक को मार दिया जाएगा। ऊपर से वे आम लुटेरों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका हर कदम बेहद विचित्र था। वे वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एक बुजुर्ग बंधक को दिल का दौरा पड़ा और उसे तुरंत इलाज चाहिए था, तो लुटेरों ने बिना देर किए उसे बाहर भेज दिया। यह देखकर अनुभवी पुलिस अधिकारी भी उलझन में पड़ गया कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। पर सबसे ज्यादा घबराया हुआ था बैंक का मालिक। अरबों का मालिक होने के बावजूद वह बेहद परेशान था। उसने तुरंत अमेरिका के सबसे ताकतवर फिक्सर गोल्डन हेयर जे को फोन किया। यह आदमी न्यूयॉर्क की कानूनी और गैर कानूनी दोनों दुनियाओं में बेहद प्रभावशाली था और कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे वह हल न कर सके। कुछ मिनट पहले तक वह ओसामा बिन लादेन के भतीजे को न्यूयॉर्क में घर दिलाने में लगा हुआ था। बैंक मालिक ने उससे विनती की कि वह लुटेरों तक संदेश पहुंचाए। पैसा ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉकर को मत छूना, उनमें मेरे राज छुपे हैं। वे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने चाहिए। जरूरत पड़े तो उन्हें नष्ट कर दो, लेकिन किसी और को देखने मत देना। गोल्डन हेयर जे ने तुरंत अपनी ताकत दिखाई और सीधा न्यूयॉर्क के मेयर से मिला। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि मेयर पर उसका प्रभाव बहुत गहरा है। मेयर के जरिए गोल्डन हेयर जे बैंक के अंदर पहुंचा और पुलिस अधिकारी सांग ब्याओ के साथ बातचीत शुरू की। बैंक लूट के दौरान अगर बातचीत नाकाम हो जाए, इसका मतलब पुलिस और अपराधियों के बीच टकराव की शुरुआत हो चुकी है। और इसी दौरान मेयर की सिफारिश पर गोल्डन हेयर जे बैंक के अंदर पहुंचा और उसने लुटेरों से सीधे कहा कि अभी मामला बड़ा नहीं हुआ है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ऐसा इंतजाम कर देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल की सजा हो और बाहर आते ही मैं तुम्हें $2 मिलियन दे दूं। लेकिन यह सौदा आकर्षक होने के बावजूद सरदार ने बिना सोचे मना कर दिया और धीरे से बस एक कहानी सुनाई। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान बैंक मालिक ने गुप्त सौदों से अपना पहला काला धन कमाया था और उन्हीं पापों की नींव पर उसने आज का विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। और बातचीत असफल हो चुकी थी, इसलिए ओल्ड ब्लैक निराश था और उसके पास कोई उपाय न होने पर उसने फिर से सांड ब्याओ को फोन किया और बताया कि विमान और बसें तैयार हैं, लेकिन क्या वह अंदर आकर बंधकों की सुरक्षा की पुष्टि कर सकता है। और सांड ब्याओ जानते हुए भी कि पुलिस कोई चाल चलेगी, उसे अंदर आने देता है और ओल्ड ब्लैक बंधकों को सुरक्षित देखकर राहत पाता है। लेकिन अचानक वह सांड ब्याओ पर झपट्टा मारकर उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है और तभी एक AK-47 उसके सिर पर तान दी जाती है और फिर भी सांड ब्याओ उसे जाने देता है, मगर सबक सिखाने के लिए एक बंधक को आगे करके नकली गोली चलाता है और पुलिस इस हरकत से भड़क जाती है और हमले की तैयारी शुरू कर देती है। और सान ब्याओ मौके पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और धुएं में एक जैसे कपड़े पहने लोग बाहर भागते हैं, जिससे पुलिस को समझ ही नहीं आता
कि कौन लुटेरा है और कौन बंधक, और आखिर में सभी को हथकड़ी लगा दी जाती है। लेकिन बैंक की तलाशी में न कोई लुटेरा मिलता है न कोई चोरी। सबसे हैरानी यह कि सारी नकदी वहीं पड़ी होती है और हथियारों की जांच में पता चलता है कि वे खिलौना बंदूकें थीं और जिस बंधक को गोली लगी थी वह भी नकली था और उसके सिर पर सिर्फ एक मास्क था जो खून उछालता था। सभी बंधकों से पूछता पर किसी को भी याद नहीं कि लुटेरे दिखते कैसे थे और हर संदिग्ध की पहचान कोई न कोई साफ कर देता। और चूंकि न पैसा गया और न कोई घायल हुआ, इसलिए ऊपर से दबाव आया और केस बंद कर दिया गया। लेकिन ओल्ड ब्लैक को शक था और वह जांच जारी रखता है और बैंक रिकॉर्ड में 399 नंबर लॉकर की गड़बड़ी सामने आती है। उधर सान ब्याओ स्टोरेज रूम से बाहर आता है और पता चलता है कि वे लोग इतने समय इसलिए अंदर थे ताकि धीरे धीरे रैक की पोजीशन बदल सकें। खोदाई इसलिए की गई थी ताकि नकली टॉयलेट बनाया जा सके और सब कुछ सेट होने के बाद वह आराम से बाहर निकलता है और गलियारे में ओल्ड ब्लैक से भी टकराता है और वह इतना सामान्य दिखता है कि ओल्ड ब्लैक को कोई शक नहीं होता। और थोड़ी देर बाद वह गाड़ी में बैठता है जिसमें 5 लोग बैठे होते हैं और असल में 2 साथी तो बंधकों में पहले से ही शामिल थे। और जब ओल्ड ब्लैक लॉकर खोलता है तो उसमें सिर्फ एक चिट्ठी और एक हीरा अंगूठी मिलती है और चिट्ठी पर लिखा होता है कि अंगूठी का पीछा करो। और मानना पड़ेगा कि पूरा प्लान परफेक्ट था और सान ब्याओ का सिद्धांत था कि चोरी भी एक सीमा में होनी चाहिए और बिना अनावश्यक नुकसान पहुंचाए काम करना चाहिए। और इस दुनिया में लालच बहुत है और कभी कभी थोड़ा अनजान बनकर जीना भी बुरा नहीं होता।